तो पहले हमने पढ़ रखा था सर स्पैम से आगे एप्लीकेशन पढ़ सॉफ्टवेयर। सकते हेलो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक हमने पढ़ा था। सॉफ्टवेयर के इस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग जो थे, सबसे पहला जो था, जो हमने पढ़ा था, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था नेक्स्ट, वह पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे कुछ और अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो आपको क्वेश्चंस में आते रहते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर भी लेकर के मैं आया हूँ आपके सामने। और वो जैसे हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और अदर टाइप्स के सॉफ्टवेयर। तो इसके बारे में वो सारी चीज़ें मुझे पता है, वो हो गई थी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें भी कुछ कुछ आती हैं, इसलिए इसे डाली गई है एक्स्ट्रा। तो फिर से इन चीज़ों को हम लोग एक बार देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो किसे हम लोग कहते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसी सॉफ्टवेयर होती है जो हमारे जो जैसे आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हो, तो आप उस पर वर्क नहीं करते हो, उन सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्क नहीं करते हो, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको क्या करता है, इंटरनली वर्क करते रहता है। यानी जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है एंटीवायरस। आप जैसे कि हम लोग जो एंटीवायरस का यूज करते हैं, चाहे आप जो भी जिस प्रकार के भी एंटीवायरस का यूज करते होंगे, कभी भी आप ये नहीं बोलते होंगे कि मैं इस एंटीवायरस पे इतने घंटे तक वर्क कर रहा हूँ। जैसे कि एक्सेल है या वर्ड है, इन सॉफ्टवेयर पर आप जाते हो, वर्क करते हो और फिर अपने उसे कंप्लीट करते हो। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वैसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, आपको बैक साइड में वो सारी चीजें काम करते रहती हैं, आपके सिस्टम को मेंटेनेंस करते रहती है। आपकी जो सिस्टम की रूटीन टास्क होती है उसे वह कंप्लीट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल एंटीवायरस का है। उसके साथ साथ इधर आपको कई दिए हुए नाम, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। फाइल मैनेजमेंट टूल जो होते हैं वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। कंप्रेशन टूल जो होते हैं, डिस्क मैनेजमेंट टूल जो होते हैं, डिस्क क्लीनअप टूल जो होते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटर जो टूल होते हैं, यानी जो एक्चुअली आपको जो इंटरनली रूप से सारी काम को जो चीजें ध्यान में रख रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके हेल्प से पूरा मैनेजमेंट कर रही है, जिन सॉफ्टवेयर के हेल्प से आपके पूरे के पूरे कंप्यूटर को, तो उसे हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आती है हमारी अदर टाइप्स में, वहाँ ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स आते हैं। तो ओपन सोर्स कोड जो होते हैं वह किसे कहते हैं, और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वह किसे कहते हैं, यह अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स वो सारे आपको सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स, जो कि आपको पूरी तरीके से फ्री अवेलेबल होते हैं और जिनके सोर्स कोड भी आपका अवेलेबल होते हैं। यानी कि जो आपका जैसे सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर के पीछे का कोड क्या है, सोर्स कोड क्या है, जिसके हेल्प से वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, वो दोनों ही चीज आपका अवेलेबल होता है। तो ये ऐसे कोड को, ऐसे मतलब सॉफ्टवेयर्स को हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। यानी कि यहाँ पर आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, आप इवन उसके कोड में चेंजेस करके कुछ न्यू जो है आप सॉफ्टवेयर्स भी बना सकते हैं। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रोमियम ब्राउजर्स। जैसे आप क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं, लेकिन कई बार आप देखते हैं क्रोमियम ब्राउजर शायद किन्हीं ने यूज भी किया हो। तो क्रोमियम ब्राउजर क्रोम ब्राउजर से ही बनाया गया ये एक नया क्या है आपका न्यू सॉफ्टवेयर बना करके, और उसी टाइप से ये सारी चीजें आपको वेब ब्राउजिंग के लिए आपके सामने अवेलेबल होती है। तो क्रोमियम ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, लिनक्स, ये सब जो जितने भी ब्राउजर्स हैं, ये सारे ये जो सॉफ्टवेयर्स का जो काम कर रहे हैं, ये सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स के अंतर्गत आते हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और वैसे जो कि आपके जिसमें आपको पैसा लग रहा है, जिसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है, जो कि जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडो हो गया, ये सारे जो होते हैं ये हमारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी कि यहाँ पे ना तो आपको सोर्स कोड फ्री होता है और ना ही ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक तो हो गया हमारा सोर्स कोड फ्री है, और दूसरा है कि सॉफ्टवेयर फ्री है। तो यहाँ पर
जो हमारे प्रोप्रिएटरी होते हैं उसमें ना तो सॉफ्टवेयर फ्री होता है, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको कुछ देना पड़ता है, और सोर्स कोड के बारे में भी आपको कुछ भी पता नहीं होता, वो सारी चीजें उनकी अमानत होती है, आपको उससे कोई मतलब नहीं होता। तो ये दोनों ही चीज अगर फ्री नहीं है तो उसे हम लोग प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहेंगे। अगर दोनों चीज हमें पता है, यानी ऐसा नहीं सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में हमें पता है, हमें सोर्स कोड के बारे में भी पता है और हमें सॉफ्टवेयर के बारे में भी पता है, दोनों ही चीजें हमारे पास गिवन है, तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास फ्रीवेयर, तो ये इसी में तीसरा एक टाइप होता है, ये अदर टाइप में ओपन सोर्स प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, और उसके बाद आता है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का जो होता है उसमें सोर्स कोड जो होता है वो फ्री नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर आपके पास फ्रीली अवेलेबल होते हैं, यानी कि आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, उसका यूज फ्री कर सकते हो, लेकिन आप उसके सोर्स कोड को नहीं जान सकते कि वो किस जो पूरे कोडिंग जो जिसके बेसिस पे वो काम कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो ये तीन तरीके से हैं ओपन सोर्स, यहाँ पर आप कोडिंग में भी छेड़छाड़ कर सकते हो, न्यू अपना बनाकर ला सकते हो और ये सारी चीजें कर सकते हो, तो वो हो जाता है हमारा ओपन सोर्स। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गया जहां पर आप इवन उससे फ्री खरीद भी नहीं सकते, मतलब फ्री यूज भी नहीं कर सकते हो, और उसके सोर्स कोड के बारे में तो कोई पता आपको नहीं होता है। और जो फ्रीवेयर होता है वहां पर क्या होता है कि आपको उसे आप खरीद सकते हो, सॉरी उसे आप फ्रीली यूज कर सकते हो, लेकिन उसके सोर्स कोड को आपको कुछ भी बताया नहीं जाता, तो सोर्स कोड के बारे में यहाँ पे आपको नहीं पता होता, वह आपके लिए फ्री नहीं है। इसके बाद हमारा आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है हमारा, शेयरवेयर उन सॉफ्टवेयर को कहते हैं, जैसे आपके पास भी आते होंगे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले 30 डे ट्रायल के लिए आपको मिलते हैं, उसके बाद फिर आपको उसका पेमेंट करना है। तो इसमें क्या होता है कि पहले ट्रायल बेसिस पे आपको वो चीज़ें दी जाती हैं, उसके बाद फिर आपको वह यूज़ करने के लिए वह गिवन देते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है उसके ऊपर आपको चार्ज लगाया जाता है, यानी 30 दिन के बाद आपके ऊपर उसका चार्ज देना होगा। तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, शेयरवेयर के अंतर्गत। तो ये सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो कि ऐसा कर रहे हैं, एक फिक्स ट्रायल के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं पूरी तरीके से फ्री, लेकिन उसके बाद आप उसका फ्री यूज नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं शेयरवेयर। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वह है मालवेयर। मालवेयर हम किसे कहते हैं, वैसे कोई भी माल से, माल का जो है मैल से जो बना हुआ मालसियस, तो ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको क्या किया जा रहा है, एक ऐसा इंटेंशनली डिजाइन किया गया है जिससे कि आपके कंप्यूटर को क्या किया जा सके, डैमेज किया जा सके या हैक किया जा सके, या इस तरीके का कोई भी चीज जो कि आपको आपके कंप्यूटर को खराब करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारे सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आते हैं, मालवेयर के अंतर्गत आते हैं। और इसी में मालवेयर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के वायरस का यूज किया जाता है, जिसके हेल्प से वो मालवेयर आपके कंप्यूटर में डाल सकते हैं, वैसे सॉफ्टवेयर को डाल पाते हैं। तो उसमें जो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वायरस यूज किए जाते हैं, वायरस क्या होते हैं यहाँ पर, वायरस भी एक तरह का क्या है, कोडिंग है। वायरस क्या है, एक तरह का कोडिंग है, जिस कोडिंग के हेल्प से आपके कंप्यूटर में क्या किया जाता है, आपके कंप्यूटर के सभी डाटा को या तो जानने की कोशिश करेंगे, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी जिस तरह का भी उन्होंने कोडिंग बनाया हो, उसके हेल्प से जितना भी उनको एक्सेस मिल जाता है वह आपके कंप्यूटर पर अनाधिकृत यानी कि बिना परमिशन के एक्सेस करते हैं, और आपसे डाटा वो क्या करते हैं, ले सकते हैं। तो उन वायरस के लिए वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और जैसे कि अचानक से कोई कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसे आप डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आएंगे, मालवेयर के अंतर्गत, यानी माल से सॉफ्टवेयर जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं वायरस के ऊपर चर्चा करते हैं। वायरस के अंतर्गत क्या क्या वायरस जो हैं, जो आपको सॉफ्टवेयर के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो बाद में जिसे हमने मालवेयर कहा, तो वो किस किस तरह के वायरस होते हैं। अब मतलब जैसे कि सॉफ्टवेयर आप में डाला, उसके बाद वो वायरस किस स्तर पे वर्क कर रहा है, उसके बेसिस पे वायरस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बांटे गए हैं, कि आपने सॉफ्टवेयर तो डाल लिया, लेकिन उसके बाद वायरस किस तरीके से काम कर रहा है, तो जिस तरीके का काम कर रहा है उसके बेसिस पे उस तरह का वायरस उसे बोला गया है। तो सबसे पहला जो वायरस होता है बूट सेक्टर वायरस।
बूट सेक्टर वायरस हम उसे कहते हैं जो कि आपके बूट, मतलब आपके बिल्कुल बूट सेक्टर तक वह वायरस पहुंच रहा है, यानी फ्लॉपी डिस्क या फिर आप कुछ भी उसमें डाल रहे हो, क्या कहते हैं हार्ड डिस्क जो है, इवन वहां तक वो क्या कर रहा है अपना, मतलब आपको छेड़छाड़ कर रहा है, हार्ड डिस्क के भी चीजों को वह देख पा रहा है, समझ पा रहा है और उससे भी छेड़छाड़ कर पा रहा है। तो इस तरह के जो वायरस हैं उसे हम लोग कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है क्योंकि इन जनरल आपके किसी सर्टेन चीज़ों के ऊपर आपका वो क्या कहते हैं, जो ऐसे वायरस होते हैं जो आपका या तो मान लीजिए कि किसी फ़ोल्डर के ऊपर या फिर किसी ड्राइव के ऊपर आपने वो आपको मतलब वो देख पा रहे हैं, या फिर आपके मान लीजिए किसी कुछ चीज़ों के ऊपर कंट्रोल जो आपके सिस्टम हार्डवेयर से नहीं आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है उनके ऊपर उन्होंने किसी तरीके से प्रॉब्लम किया है, या फिर आप ईमेल कर रहे हो तो उसे अब वो जान रहे हैं, या डाटा कहीं बाहर दे रहे हो तो उसे समझ रहे हैं। लेकिन अगर बूटिंग तक हो रही है तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से वायरस जो है आपके कंप्यूटर पे कब्जा कर चुका है और वो पूरी तरीके से आपकी सभी चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक वायरस होता है और इसे हम लोग कहते हैं बूट सेक्टर वायरस। लॉजिक बॉम्ब, पीपीटी को थोड़ा सा आप अगर कम क्लियर दिख रहा है तो उसे थोड़ा सा आप जूम कर लीजिए। जूम करते ही आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें कम जगहों पे हैं इसलिए वो थोड़ी सी आपको हो सकता है। तो बाद बाकी क्लियर है, अगर आप उसे देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब किसे कहते हैं? यह भी एक तरह का वायरस है और ये कैसा वायरस है? कंडीशनल वायरस इसे कहते हैं, यानी कि जिसमें पार्टिकुलर कंडीशन के साथ ये वायरस काम करता है। जैसे इसे हम क्या कह सकते हैं कि जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तो वायरस ऑन हो जाएगा, जब आप कंप्यूटर ऑफ करोगे तो वायरस ऑफ हो जाएगा। यानी क्या होगा, इफ और देन का कंडीशन। तो जब भी इस तरह की कंडीशन, या फिर जब आप उस ऐप को स्टार्ट करोगे तब वो वायरस स्टार्ट हो जाएगा, जब आप उस ऐप को ऑफ कर दोगे तो वो वायरस ऑफ हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जिस सॉफ्टवेयर के हेल्प से वो वायरस फैलाई जा रही है, अगर हमने उसे ऑफ किया तो वो ऑफ हो जाएगी, ऑन किया तो ऑन हो जाएगी। तो इस तरह का इफ एंड देन कंडीशन अगर किसी वायरस के साथ है तो उसे हम लोग कहते हैं, उसका स्पेशल नाम है लॉजिक बॉम्ब वायरस। तो ये हो गया लॉजिक बॉम्ब। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्पाईवेयर। स्पाईवेयर हम उसे कहते हैं जो आपको स्पाई करने के लिए होता है। आपको कहना के क्या मतलब है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से जैसे जुड़े हुए हैं, आप जो भी चीजें इंफॉर्मेशन इंटरनेट से ले रहे हो या इंटरनेट के थ्रू कहीं भी भेज रहे हो, तो इन सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, वो मतलब वो कलेक्ट करते हैं और उसको किसी थर्ड पार्टी तक दे सकते हैं। तो ऐसा कोई भी वायरस जो इन सारे आपके इनपुट और आउटपुट जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन चल रही है इंटरनेट के थ्रू, और जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, चाहे आप तक पहुंच रही है चाहे आपसे बाहर जा रही है, उन सभी चीज़ों को जो देख पाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पाईवेयर। यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर आपके सारे जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उससे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो जो भी वायरस का यूज कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं स्पाईवेयर। ट्रोजन हॉर्स, आपने नाम ये पढ़ा होगा ट्रोजन, जो है ट्रोजन वर्ड कहाँ से, किन्हीं को पता है ये ट्रोजन वर्ड कहाँ से आया है हमारे पास? ट्रोजन वर्ड कहाँ से आया है हमारे पास? एक बहुत ही अच्छी कहानी है, उससे आप बहुत अच्छे से समझ भी जाओगे। ये एक्चुअली हमारे क्या है, शायद मैं आपको बता दूं, और कोई शेयर ना करे अपना, बीच में शेयर आप करते हो फिर सब चीज गड़बड़ होता है। तो जो ट्रोजन है हमारा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? हेलो, वॉइस क्लियर है क्या सभी तक? क्लियर सर है सर, पीपीटी वॉइस भी शो क्लियर है। नहीं हो रहा है। बैक में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो थोड़ा सा मे बी हो, लेकिन आ, आपको मुझे लगता है क्लियर होगा। सर तो पीपीटी भी नहीं आ रहा है सर।
पीपीटी तो आप जाके एक बार उस पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि किन्हीं ने बीच में शेयर किया था तो उससे दिक्कत हो गया। आप फिर से जाके मार्गन के नाम पे जो है वहाँ पर आप पिन पॉइंट कीजिए तो हो जाएगा आपका। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, ट्रोजन जो वर्ड है वो आया कहाँ से है। ट्रोजन एक कहानी है, आपने पढ़ा होगा, बहुत लोगों ने जानते भी होंगे। ट्रोजन हॉर्स करके एक कहानी थी, जो कि ट्रायो जो मूवी किसी ने देखी होगी, तो वहाँ ग्रीस की एक कहानी थी जिसमें कि ग्रीस जो मतलब जो जीत रहे थे, तो उन्होंने अपने जीत के रूप में ये एक ट्रोजन मतलब एक लकड़ी का घोड़ा, जैसे कि उन्होंने दे दिया कि हाँ चलिए आप जीत गए इस तरीके से, और वो अपने सैनिकों को पीछे कर लिए और एक घोड़े को मतलब बहुत बड़े घोड़े को बनाकर, काट के घोड़े को बनाकर सामने में छोड़ दिए थे। तो उससे क्या हो गया, उससे क्या हुआ कि उन्होंने जो दूसरे साइड के थे उन्होंने सोचा कि हमारा जो ये घोड़ा है वो हमारी जीत की निशानी है, जबकि उन्होंने क्या किया था कि उस घोड़े के अंदर अपने पूरे सबसे खतरनाक जो सैनिक थे उसके अंदर उन्होंने रख दिए थे। और जैसे और उन्होंने सोचा कि इसे जो दूसरी साइड की पार्टी थी उन्होंने सोचा कि ये हमारी जीत का क्या होगा, एक सिंबल होगा। उन्होंने पूरे घोड़े को अपने क्या किया, अपने राज्य के अंतर अंदर ले आए, और उस राज्य के अंदर दूसरी साइड वाली जो थी वो पहुंच नहीं पा रही थी। वो बहुत कोशिश किए थे बहुत दिनों तक तो नहीं हुआ, तो वो बोले चलो हम लोग हार मानते हैं, पीछे वो चले गए। लेकिन उस घोड़े को छोड़कर वो पीछे चले गए, और उस घोड़े को वो अपनी जीत मान करके दूसरी साइड अपने जो पूरे बाउंड्री है उसके अंदर ले आए, यानी कि जो उन्होंने बाउंड्री उनके साम्राज्य का था उसके अंदर उन्होंने उसे ले लिया। और उसके बाद जब रात में वो लोग सोए तो उस घोड़े से सभी वो सैनिक निकले और पूरी की पूरी उन्होंने क्या की, पूरे की पूरी साम्राज्य के ऊपर अपना स्थापना मतलब अपना जीत स्थापित कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जिस ऐसा मालवेयर, इसका मतलब कहता है ऐसा मालवेयर जो आपको देखने से नहीं लगेगा कि ये मालवेयर है, या वो कुछ इंटरेस्टिंग टाइप से आपके सामने वो सॉफ्टवेयर प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसा जो आपको लगेगा बहुत काम का सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब आप उसे अपने क्लिक करोगे और उसके बाद उसका यूज करना शुरू करोगे, तो हैकर्स इनके थ्रू पीछे से क्या करेंगे, आपको अपना काम मतलब उस सॉफ्टवेयर के हेल्प से अपना सारा काम वो करते हुए और आप पर स्पाई टाइप का जो भी चीज कर रहे हैं, यानी कि वो अपना जो भी उनका उद्देश्य होगा वो उस चीज को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स है इसमें क्या होता है, कहने का क्या मतलब है कि मालवेयर देखने में जो है वो डिफरेंट लगेगा, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन वो होगी एक्चुअली क्या, वो होगी एक्चुअली मालवेयर सॉफ्टवेयर। और वो आपको जैसे ही एग्जीक्यूट, इसमें क्या था सोशल इंजीनियरिंग टाइप से, या कि आप कहीं गए अपने मोबाइल को बनवाया, आपके मोबाइल में उन्होंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया या फिर कुछ भी किया, तो वो सारी चीजें होती हैं कि इस तरीके से आपको वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम के ऊपर वायरस डालते हैं और आपके सिस्टम को हैक करते हैं। तो ये सारी चीजें आ गई ट्रोजन हॉर्स में। वॉर्म एक और है जिसे हम लोग कहते हैं वॉर्म। तो वॉर्म जो होता है, किया बट ना हुआ, आपके क्वेश्चंस मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं समझ में, तो आप क्लियर कुछ भी पूछना है तो क्लियर लिखें। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है वॉर्म। वॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि बिना पता चले, यानी कि जैसे होता है ना छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो कि रेंगते हुए आपके घर में आ जाता है, आपको पता नहीं चलता है। उसी तरह जैसे आपने पेन ड्राइव लगाया, आपको पता नहीं चला आपके कंप्यूटर में मालवेयर आ गया। आपने कोई भी ऐसा चीज जो आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो, उसमें कुछ आपने ओके किया कुछ अचानक से, और उसके कारण आपके कंप्यूटर पर वायरस आ गया। तो कोई भी ऐसा चीज जो अननोइंगली आपके कंप्यूटर से, इंटरनेट से या फिर किसी डिवाइस के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ गया है, और वो आपको धीरे धीरे आपके सिस्टम में जो भी चीजें हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं वॉर्म सॉफ्टवेयर, इस वॉर्म वायरस। तो ये हो गया हमारा वायरस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप, जिसके थ्रू क्या होता है हमारा डिफरेंट डिफरेंट सारी चीजें
काम कर रही हैं, जो भी लोग हैकिंग करते हैं या जो भी है, तो वो इन्हीं चीजों का यूज करके डिफरेंट रूप में काम करते हैं। तो जिस टाइप का से वो यूज कर रहे हैं उस टाइप से उसे वो वायरस बोला जाता है। लेकिन ओवरऑल वायरस क्या होता है, वह एक तरह की कोडिंग होती है जो कि आपके कंप्यूटर में पहुंच करके आपके कंप्यूटर को क्या करती है, हार्म करती है, आपके कंप्यूटर के डाटा को चोरी करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, फायर वॉल। लॉजिक बॉम्ब। हेलो। जी सर, लॉजिक बॉम्ब एक बार। लॉजिक बॉम्ब उसे हम लोग कहते हैं जो कंडीशन के बेसिस पे काम कर रही है। यानी कि अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा कि वैसा कौन सा वायरस है जो कंडीशनल होती है या जो कंडीशन के बेसिस पे काम करती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि वो वायरस हमेशा काम नहीं करेगा। जब आप उससे क्या कहते हैं, जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तब वो काम करना शुरू कर देगा, जब आप उसे क्लोज कर दोगे तो काम करना बंद कर देगा। या फिर जब आप कंप्यूटर ऑन करोगे तब वह काम करना शुरू कर देगा, वायरस ऑफ करोगे तो काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर कंडीशन लगी हुई है, इफ एंड देन, वो हर टाइम नहीं काम कर रही है। तो इन चीजों को क्या कहते हैं, जहां पर भी कंडीशन के बेसिस पे जो भी वायरस काम कर रहे हैं वैसे वायरस को लॉजिक बॉम्ब वायरस कहा गया है। ओके, थैंक यू सर। अब हम लोग आते हैं फायरबॉल। फायरबॉल क्या हो गया, जैसे नाम से ही कि एक ऐसा वॉल जो आपको सेफ करता है, यानी कि वो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को बचाना चाहते थे, या पहले जो साम्राज्य अपने आप को बचाना चाहते थे तो अपने साम्राज्य के चारों तरफ वो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देते थे ताकि बाहर से जो घुसपैठिया आए तो वो आसानी से हमारे साम्राज्य में घुस ना पाए। तो उसी तरीके से इंटरनेट में फायरवॉल का कॉन्सेप्ट आया जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। इनकमिंग और आउटगोइंग जो भी नेटवर्क ट्रैफिक हो रहा है उसको वह देखता है, और उसमें अगर कोई भी मालवेयर किसी भी तरीके से आपके सिस्टम में अगर पहुंचा है या पहुंचने की कोशिश कर रहा है तो वह उस पर क्या करता है, रोकता है, और उसे क्या करता है, कंट्रोल में कर करके और आपको उन समस्या से क्या करता है, बचाता है। तो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या है कि फायरबॉल जो है, फायरबॉल वह जैसे कि जो भी आपके एंटी वायरस होते हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, एक तरह से आपको फायरवॉल का सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन वो साथ में फायरबॉल का क्या है, उसका एक जस्ट पार्ट है, साथ में वो वायरस को खत्म भी कर रहे हैं। तो फायरबॉल क्या हो गया, जस्ट देखना कि नेटवर्क की सिक्योरिटी कुछ गलत तो नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है तो उसे रोका जाए, ये सारी चीजें जो कंट्रोल कर रहा है उसे हम लोग कहते हैं फायरबॉल। जैसे कोई भी बहुत खतरनाक जो होते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे मूवीज में कि किसी सिस्टम को हैक करना है तो वो बोलता है 7 लेयर फायरवॉल है, 8 लेयर फायरवॉल है, 10 लेयर फायरवॉल है, बहुत खतरनाक है। और जितना फायरवॉल जैसे ही आप तोड़ना शुरू करते हैं उन्हें पता चलता है, वो फिर आपको ट्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है कि फायरवॉल बचाने का काम चल रहा है, जो उनका ओरिजिनल पूरा वेबसाइट है या जो भी चीज है उसे बचा रहा है बाहर के किसी भी घुसपैठिए से। तो ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं फायरवॉल में। अब इसके बाद ये सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया था, और यहाँ पर सीसी और बीसीसी, इसकी जो कंफ्यूजन थे वो दूर हो गए ना सभी के, जिन्हें सीसी और बीसीसी में कंफ्यूजन था। और सीसी का फुल फॉर्म क्या था, कार्बन कॉपी, और ये क्या था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और इसी कार्बन कॉपी के साथ इसका नाम एक और है, कर्टसी कॉपी। कर्टसी कॉपी भी अगर आएगा तो समझिए वो सीसी ही लिखा हुआ है। तो ये इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कभी नाम लिख दे और हम कंफ्यूज हैं, कार्बन कॉपी या फिर कर्टसी कॉपी। तो ये सारी चीजें, तो अगर कंफ्यूजन अभी भी हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने स्पैम तक हमने बात कर लिया था। तो SMTP इज एन एक्रोनिम फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, SMTP। तो ये कई बार ये सारे फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, और इसका जो आंसर है क्या है, सेकंड नंबर। तो ये तो आपके पास वैसे पहुंचा हुआ है, सिंपल मेल जो है ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये क्या है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये देखिए यहाँ पे ही केवल डिफरेंस क्या है, तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं है, टर्मिनल नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है, ट्रांसफर है। तो इस बात का ध्यान रखें।
Why would BCC be used in an email? BCC का यूज किसी ईमेल में क्यों ही किया जाता है? तो ये भी आंसर आप तक पहुंचा वही है। बीसीसी ऐसे एक एक ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अलाउ द रेसिपेंट टू आइडेंटिफाई ऑल द अदर रेसिपेंट्स इन द लिस्ट व्हेन ए ग्रुप ईमेल एड्रेस इज यूज्ड। तो अलाउ करता है रेसिपेंट को कि अदर सभी पार्टिसिपेंट को देखें, तो ये है, लेकिन सभी पार्टिसिपेंट उसको नहीं देख सकते हैं। तो ये पूरा उसका एक्चुअली टर्मिनोलॉजी होता है, तो इसलिए ये पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। Allow the center to indicate who the email is for if there is more than one participant. तो indicate करने के लिए भी सिर्फ नहीं है। Allow the sender a message to conceal the recipient enter in the BCC field from the other plan. यानी कि जो अदर पार्टिसिपेंट हैं वह उससे ना देख पाए, इसके लिए बीसीसी यूज किया जाता है। अगर और सब जो ऑप्शन है वो क्या बताने की कोशिश करें, सीसी वाली फॉर्म में वो भी चीज हो रही है। बीसीसी के लिए स्पेशल क्या यूज हो रहा है कि जो अदर जो हैं कंसील द रेसिपेंट इंटर इन द बीसीसी, वो उससे क्या होता है बचे रहते, मतलब वो रेसिपेंट को पता नहीं होता है कि और जो बीसीसी में कौन कौन हमें किनके किनके पास ये मेल गया है और किन्हें पता है ये सारी चीजें। तो ये उस हिसाब से आंसर है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंसेस रखे गए हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि टू द पॉइंट इसमें क्या बात हो। पीपीटी के लिए आप पिन पॉइंट कीजिए, आपको दिखना शुरू होगा पीपीटी। व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल, अगर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल, क्योंकि इसका आंसर आपके पास नहीं था, तो इसका आंसर यहाँ सीई नहीं कहीं पे है, ये सीसी हर जगह है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बीसीसी। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जब हम ईमेल भेजते हैं टू में यानी जिसको आप भेज रहे हो, सीसी में जिसको जिसको कार्बन कॉपी भेज रहे हो, यानी कि वही मेल अदर उन सभी लोगों तक पहुंचेगा, कार्बन कॉपी। उसके बाद बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि वैसे लोग जो कि जिन्हें पता होगा कि अदर कितने लोगों के पास गया, लेकिन अदर लोगों को नहीं पता होगा कि इनके पास गया है नहीं। तो ये बात होगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन होगा इसका? हिंदी में हमारे पास अभी ये नहीं अवेलेबल है। चलिए मैं इसका इसलिए हिंदी आपको बता रहा हूँ ना, कि टू किसके लिए यूज होता है, सीसी किसके लिए यूज होता है और बीसीसी किसके लिए यूज होता है। यहाँ पे सबसे पहला है कि टू का यूज हो रहा है फील्ड कैन सी द ईमेल, जो है कि टू में यानी कि यहाँ पर जैसे आपको जैसे यहाँ से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है ना एक टू है जिसके पास आप भेज रहे हो, सीसी जिसके पास कार्बन कॉपी भेज रहे हो, बीसीसी जिसके पास ब्लाइंडली आप कार्बन कॉपी भेज रहे हो। तो इन तीनों का क्या मतलब है? तो यहाँ पर आपका जैसे सबसे पहला आ गया रिसिपेंट इन द सीसी फील्ड, फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेसेस दैट आर इन द बीसीसी, यानी कि टू वाले बीसीसी के ईमेल एड्रेस को देख सकता है, यानी कि ब्लाइंड सीसी वाले के ईमेल एड्रेस को कि इसके पास भी गया है उसको टू वाला देख सकता है। दूसरा है फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर इनटू टू एंड बीसीसी, यानी सीसी वाला टू में किसके किसके पास गया और बीसीसी में किसके किसके पास गया उसे सीसी वाले देख सकते हैं। तीसरे में क्या है कि बीसीसी वाले जो बीसीसी में जो जो आपने जिस जिस ईमेल को बीसीसी में डाला है वो सारे लोग टू वाले को और सीसी वाले को देख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि सीसी वाले सीसी फील्ड में जो भी है अदर ईमेल एड्रेस इन द बीसीसी फील्ड, यानी कि सीसी वाले बीसीसी फील्ड को देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? इसका ऑप्शन सही होगा थर्ड। ये तो बिल्कुल सिंपल, मैंने कई बार बोला है।
अभी उसी पे हमने चर्चा किया था कि बीसीसी वाले टू और सीसी दोनों को देख सकते हैं, लेकिन सीसी वाले जो हैं वो टू को तो देख सकते हैं, या सीसी में अदर जिसको गया होगा उसको तो देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी वाले को नहीं देख सकते हैं। तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ कहाँ पे टू में जो गया वो सिर्फ टू के पास गया है, वो सीसी को भी नहीं देखेगा, सीसी में जो गया है वो अदर सभी को देख लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर, इनमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, इसमें अभी तक सीसी बीसीसी में अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछ लें, माइंड क्लियर होना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। लास्ट क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए सर, उसको मीनिंग ही नहीं समझ आ रहा उसका। मीनिंग नहीं समझ में आ रहा, यहाँ पूछ रहा है कि टू सीसी और बीसीसी इन तीनों के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसमें ये बता रहा है, सबसे पहला ऑप्शन है कि टू फील्ड में जिसका भी नाम आप डालोगे, यानी कि जो भी ईमेल एड्रेस आप टू में डालोगे वह बीसीसी और सीसी फील्ड वाले को, जितने लोग को आपने भेजा है उसको वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। सीसी फील्ड वाले उसे देख सकते हैं, सीसी में जितने अदर होंगे वो देख सकते हैं, लेकिन टू वाले तो ना बीसीसी ना सीसी को देख सकते हैं। सीसी में जो भी आएंगे, जो सीसी वाले वो टू को देख सकते हैं लेकिन बीसीसी को नहीं देख सकते हैं, और सीसी में जितने अदर को आपने भेजा सबको वो देख सकते हैं। बीसीसी वाले जो हैं वो टू में जितने को भेजा गया है या सीसी में जितने को भेजा गया है सबको देख सकते हैं, लेकिन सीसी और टू वाले बीसीसी को नहीं देख सकते। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बीसीसी वाले टू और सीसी को नहीं देख सकते, जिसके जिसके पास कार्बन कॉपी गया है उसे वह नहीं देख सकते हैं कि क्या, सॉरी, कार्बन कॉपी वाले बीसीसी वाले को नहीं देख सकते हैं, लेकिन बीसीसी वाले को सभी चीज पता होता है कि किनके किनके पास गया है। सीसी वाले को टू के बारे में सारी चीजें पता होती हैं, या अदर जितने के पास भी गया है, यानी जिसके पास भी मैसेज गया है सबको सबको सबके बारे में उन्हें पता होता है। और इवन टू वाले को भी सीसी के बारे में पता चल जाता है, अगर टू के, वो डिपेंड करता है कि सीसी को बाद में भेजा गया है और पहले भेजा गया, तो उसके बेसिस पे ये डिपेंड करता है। तो वो सारी चीजें, ऐसे तो साथ में ही दोनों भेजा जाती हैं तो इससे वहां दिक्कत नहीं। मेन है जो बीसीसी है यहाँ पर, कि बीसीसी को आपको पता रहता है अदर के बारे में, लेकिन टू और सीसी को बीसीसी के बारे में पता नहीं होता है। यही इंपॉर्टेंट बात है, तो इस बात को बस ध्यान में रखिए। थैंक यू सर। हाँ बिल्कुल, प्रैक्टिकल करके इसे देखिए और आपको समझ में आएगा। आप अपने 3 फ्रेंड का मेल ले लीजिए, उसके बाद उन्हें मेल में बीसीसी को में एक को रखिए, एक में सीसी को रखिए, एक में टू को रखिए। अब देखिए क्या होता है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सर्च इंजन और वेब ब्राउजर, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर हम किसे कहते हैं इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सर्च इंजन जो होता है, जैसे गूगल जो होता है, इसमें कई लोग को कई कई तरीके से कंफ्यूजन रहता है, तो ये कंफ्यूजन दूर होना जरूरी है कि गूगल क्या है। गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल क्या है, सर्च इंजन है। और वेब ब्राउजर क्या है, गूगल क्रोम। तो इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्च इंजन एंड वेब ब्राउजर, आखिर होता क्या है। तो सर्च इंजन जो होता है, सर्च इंजन ये सर्च करता है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को, टू सर्च वेबसाइट्स, टू सर्च वेबसाइट्स एंड कंटेंट्स। और जो हमारा ये वेब ब्राउजर होता है, ये क्या करता है, उन सभी वेब को क्या करता है, वेबसाइट को खोलने का काम करता है, यानी वेबसाइट को ओपन करने का, खोलने का, उसके अंदर सारी चीजें, उस वेबसाइट में क्या चीजें प्रेजेंट हैं, उस वेबसाइट के अंतर्गत क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, वो सारी चीजें वेब ब्राउजर करता है। तो जो एक्चुअली क्या है कि सर्च इंजन आपको केवल खोजता है कि कहाँ से, जैसे कि गूगल के आप ऊपर रखे, तो गूगल क्या करेगा, अब जहां भी पूरे दुनिया में जहां पे भी उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो प्रेजेंट करेगा।
और उसको फिर वेब ब्राउजर क्या करेगा, ओपन करके उसके अंदर जो भी चीजें हैं उसको आपको बताने की कोशिश करेगा, यानी जो भी आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सिर्फ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके हेल्प से आप वेबसाइट को खोलते हो, और जो हमारा सर्च इंजन होता है यह एप्लीकेशन भी होता है, यह वेबसाइट भी होता है, यह इनबिल्ट ब्राउजर भी होता है। तो कहने का क्या मतलब है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। कहने का मतलब कि जो एप्लीकेशन है उसमें भी जो सर्च कर रहा है, वेबसाइट में जो उसमें सर्च कर रहा है, तो जब सर्च की बात आएगी तो वो सर्च इंजन हो जाएगा, और जब उसकी नॉलेज यानी कि उसमें जो भी खुलकर आ गया उसे जो दिखा रहा है उससे हम कहेंगे वेब ब्राउजर, यानी कि उस वेब में क्या है सारी चीजें, तो कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीजें हैं, उन सभी चीजों को जो सर्च करता है उसे हम लोग सर्च इंजन कहते हैं। अब कहने का इसको दूसरे तरीके से हम लोग देखें कि क्या होती है। जैसे आप कोई भी चीज खोलने के लिए टाइप करते हो तो सबसे पहले सर्च इंजन उस पर काम करता है, यानी कि जो जैसे कि आपका गूगल क्रोम है, तो इनके अंदर इनबिल्ट सर्च इंजन होता है गूगल का, यानी कि ये जो इनबिल्ट ब्राउजर में होता है ये इनबिल्ट होता है, वेब ब्राउजर में इनबिल्ट किए होते हैं, गूगल क्रोम में इनबिल्ट होता है गूगल सर्च इंजन। तो सबसे पहले क्या होता है, गूगल उसको सर्च करता है और सर्च करके डाटा कलेक्ट करके लाता है, फिर उसको ओपन करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वेबसाइट जो हमारा वेब ब्राउजर है उसको ओपन करेगा, उसकी सारी चीजें आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगी, तो वो क्या करेगा, वेब ब्राउजर। तो एक का काम हो गया खोजने का और दूसरे का काम क्या हो गया, उसको प्रेजेंट करने का, आपके सामने सारी चीजें उसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है वो आपके सामने प्रेजेंट होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, गूगल क्या है, तो गूगल वेब ब्राउजर नहीं है, गूगल सर्च इंजन है। गूगल क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, और ये कंफ्यूजन जैसे ही दूर होगा तो थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर होती हैं चीजें। तो ये चीजें सभी लोग को समझ में आ रही हैं, इसके एग्जाम्पल्स पे अभी हम लोग आएंगे। ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो इसे मैं हटाता हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा नोट भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि नोट कर लीजिएगा तो आप, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस वही उस तरीके से इसको, क्योंकि इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं, इसलिए सभी चीजों को मैं बताऊंगा, उसको कलेक्ट करना देखना थोड़ा सा एक जगह मुश्किल हो रहा है। तो इसे आपको समझते जाइए और स्मॉल पॉइंट्स में नोट करते जाइए, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर। दूसरा हम लोग आते हैं, दूसरा जो हमारे पास आता है इसी से रिलेटेड कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो कोई बता सकते सर्च इंजन का एग्जाम्पल, इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैं इसके एग्जाम्पल कई बार आ चुके हैं कि ये कौन सर्च इंजन है, कौन वेब ब्राउजर है, इस तरीके से उसमें कई नाम दिए हुए होते हैं। हेलो। ओपेरा क्या है, ओपेरा, ओपेरा क्या है, सर्च इंजन या वेब ब्राउजर, क्या किस चीज का आप लोग नाम लिख रहे हैं, मैं सर्च इंजन का नाम पूछ रहा हूँ। आपको सर्च इंजन का नाम लिखना है, सर्च इंजन, सर्च इंजन ओपेरा नहीं है। सर्च इंजन में क्या है, गूगल, इसलिए आप कंफ्यूज, इसलिए मैं इसे दूर करना चाह रहा हूँ। गूगल जो है वह हमारा क्या है, गूगल में याहू भी आता है सर्च इंजन में तो। बिल्कुल याहू है दूसरा, बिंग। बिंग है सर्च इंजन, आस्क है सर्च इंजन, तो ये, डॉगपाइल फिडोरा। हेलो, डॉगपाइल फिडोरा। डॉट फाइल फिटर में आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। डॉगपाइल डॉगपाइल डॉग फाइल, डॉग पाइल फाइल का डॉगपाइल। आप लिख दो डॉग फाइल, अगर देखना पड़ेगा, मुझे उसके बारे में भी पता नहीं है, हो सकता है वो हो, बहुत सारे हैं, जो भी चीजें हैं आप उसे सर्च और कर लीजिएगा, जो मुख्य रूप से पूछे गए हैं बार बार वो इनमें ही है, तो आप इसे देख सकते हैं, बाद बाकी और देखना पड़ेगा और क्या क्या है, तो वो आप देख सकते हैं जो मुख्य रूप से है ये। और इसमें सबसे फेमस कौन सा है, हमारा गूगल। गूगल किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो अच्छा, प्रेजेंट में गूगल के जो सीईओ हैं, जो गूगल को हैंडल कर रहे हैं वो कौन है,
हमारे एक इंडियन है, कौन से? सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई। और जो याहू याहू है, याहू को जो कुछ लोगों ने सबसे पहले जो बनाया था, किसका आया था? याहू। उसके बाद फिर हमारा ये गूगल आया, लेकिन उसको उन्होंने पीछे कर दिया, वो अलग बात है। तो यहाँ पर गूगल आते हैं, याहू आता है, तो और उसके बाद बिंग। बिंग जो है वो किसका है? बिंग माइक्रोसॉफ्ट का है। और जेरी यांग नाम करके इन्होंने किया था याहू वाले ने। तो ये सब चीज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन इम्पोर्टेंट वैसे गूगल वाला ही है। और बिंग जो है वो किनके द्वारा है? वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बिंग को किया है। तो ये मैं इसलिए थोड़ा थोड़ा बता देना ताकि आपके माइंड में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी किधर भी किसी तरह से वो पूछ देते हैं। तो ओवरऑल ऊपर से तो नॉलेज सिर्फ आपका सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बारे में होना चाहिए, नहीं कभी कभी वो इन चीजों को भी पूछना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में अपना माइंड में रखते रहें, जो भी आपको मिले तो वो आप उसको देख लीजिए थोड़ा। और आस्क जो है, इसके गॉरेट ग्यूनर करके कुछ हैं, तो ये वैसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बिंग का ध्यान रखिए, गूगल का ध्यान रखिए, ये ज़्यादा हाईलाइटेड हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। गूगल के जो सीईओ है वो सुंदर पिचाई जी है ना? जी जी, फाउंडर अलग हो गए, सीईओ अभी हैं वो सुंदर पिचाई हैं। गूगल के फाउंडर लैरी पेज हैं, लेकिन सीईओ अभी जो हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कौन है? सुंदर पिचाई। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। वेब ब्राउजर में फिर कौन कौन से आते हैं, तो जो अभी आपने नाम ऊपर में बताया था वो सभी वेब ब्राउजर में आ रहे हैं। जैसे हमारा गूगल क्रोम हो गया, गूगल क्रोम क्रोम की बात आप कर रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स की आप अगर बात कर रहे हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात अगर कर रहे हो, तो ये सारी चीजें जो हैं गूगल क्रो ये वेब ब्राउजर में आते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इंटरनेट एक्सप्लोरर का अभी एक न्यू वर्जन आया, अपग्रेडेड। शायद आपने मेरे में अचानक से वो डाउनलोड हुआ तो मैं समझा कि अच्छा ये है। वो क्या है? एज। एज जो है ये अपग्रेडेड वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही है। तो एज नाम से अभी अपग्रेडेड वर्जन आया है। और सफारी है। सफारी किसका है? सफारी जो है वो आपका मैक पीसी का, यानी एप्पल वाले जो यूज करते हैं उसमें सफारी ब्राउज़र वो अपने जो उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें वो सफारी का ही यूज़ करते हैं। तो मैक पीसी ये सब में आपको सफारी का यूज़ किया जाता है वेब ब्राउज़र। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हैं, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हो। और जो थोड़ा मोड़ा इसके बारे में आपको कहीं से मिले तो आप उसे पढ़ते रहे कीजिए हल्का फुल्का, बाद बाकी इतना सर काफ़ी है मेरे ख्याल से। हाँ, सर वेब ब्राउजर में क्या क्या बोले सर, एक बार फिर से? गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही अपग्रेडेड वर्जन है एज, EDGE। इसके बाद यूसी ब्राउजर हो गया। यूसी ब्राउजर भी है जो कि चाइना का है, जिसे यूज करने के लिए मना किया गया है तो क्योंकि डाटा चोरी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें। ओपेरा है, ओपेरा भी वेब ब्राउजर है। सफारी जो है, सफारी ध्यान रखिएगा, सफारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैक एप्पल वाले का है, मैक पीसी ये सब में यूज होता है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं कुछ अदर पॉइंट के ऊपर। गूगल और इससे, क्योंकि गूगल अभी जो मेनली जो सबसे हाईलाइटेड जो हैं, जिनका सबसे ज़्यादा अभी नाम है, जो सबसे ज़्यादा चर्चित हैं और जिनकी कंपनी सबसे अच्छे से रन कर रही है, वो गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है। अब इनमें क्या क्या है, बस इनका थोड़ा सा इन चीज़ों को ही रखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है कि इनके बारे में। तो गूगल क्या है, एंड्रॉइड का जो काम चल रहा है वो पूरा का पूरा गूगल का चल रहा है। उसके बाद ये जो आपका बिंग जो है, इनका गूगल का जो है ब्राउजर की बात करें तो वो बिंग है। और साथ में इनकी मेल का बात करें गूगल के ऊपर, कि जो, सॉरी बिंग नहीं है, ये उल्टा मैंने बोल दिया। गूगल में जो होता है वो क्या है, गूगल क्रोम होता है। ये क्या होता है, गूगल क्रोम।
ये बिंग नहीं है, क्रोम है। गूगल में क्रोम आ गया, ये इसका ब्राउजर हो गया। और दूसरा, उसके बाद मेल की बात करें तो जीमेल, जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस है। तो जीमेल किसका है? मेल, वो गूगल का है। और इसके बाद फिर हम लोग आते हैं अगर, और इसमें वीडियो चैटिंग और ये सारी चीजें करने के लिए, तो हैंग आउट्स का अभी ये सारी मतलब क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। हैंग आउट्स, हैंग आउट्स का मतलब आपको किसी से चैटिंग करना है या ये सारी चीजें करना है, तो गूगल ने जो बनाया है वह हैंग आउट्स है। और अभी तो गूगल डियो और मीट, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सब भी आने लगे हैं, लेकिन मुख्य रूप से हैंग आउट्स का बारे में उसमें शुरू से जो सबसे पहले आया है और चीजें हो रही हैं वो हैंग आउट्स है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखिए, क्योंकि हैंग आउट पे शायद क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट जो है उसमें क्या है, उसका विंडोज, जिस तरीके से यहाँ एंड्रॉइड जो है वो एंड्रॉइड के ऊपर काम कर रहा है, ये विंडोज के ऊपर। और इसमें फिर आपका क्या है, आपका वेब ब्राउजर बिंग, इसका वेब ब्राउजर बिंग है। और इसमें मेल जो यूज होता है वो कौन सा है? हॉटमेल। क्या यूज होता है? हॉटमेल। और इसमें जो आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इन चीजों के लिए यूज हो रहा है वो है क्या? स्काइप। तो स्काइप किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है, ये सारी चीजें क्वेश्चन में भी अराइज किए जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बाद बाकी चीजें सर्च इंजन और वेब ब्राउजर के बीच में क्लियर हो गई सारी चीजें, किसी को कोई प्रॉब्लम वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में, कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट एक कुछ पॉइंट अदर की हम लोग बात कर देते हैं, जैसे गूगल पे। अच्छा, ये हम मुझे बताएंगे गूगल पे है क्या? व्हाट इज गूगल पे? बहुत हम लोग यूज करते हैं गूगल पे। क्या है गूगल पे? यूपीआई, बिल्कुल सही है। यूपीआई क्या है? यूनिक पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई से रिलेटेड है, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से अपना पेमेंट कर दें। आपको ऐसा सभी चीज़ों को पेमेंट करने के लिए एक ऐसा जगह जिसके थ्रू आप सभी जगह पेमेंट अपना कर सकें, तो वो हो गया यूनिक पेमेंट इंटरफेस। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां यूपीआई का यूज कर रही हैं, और उसके थ्रू, तो जैसे अगर गवर्नमेंट बेस पर यूपीआई का है तो कौन सा ऐप है जो गवर्नमेंट बेसिस पे यूपीआई कर रही है? बिल्कुल भीम। बल्कि अच्छा उतना नहीं कर पा रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट बेसिस पे है वो भीम है। गूगल ने जो इसी तरीके से किया, उसका क्या नाम है? गूगल पे। इसी तरीके से बहुत सारे लोग स्टार्ट किए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। और तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे हैं, गूगल पे है, फिर डिफरेंट डिफरेंट आपको अमेजन और ये सारे भी स्टार्ट किए हुए हैं। तो अब इसमें क्या होता है गूगल पे में, आखिर पेटीएम तो अभी आपको बहुत, वो अलग अलग वर्जन, पेटीएम अब सिर्फ पे के लिए नहीं है, वो अलग अलग चीज हो गया पेटीएम। अब मतलब शुरुआत उन्होंने किया था एक छोटी सी कंपनी के रूप में, लेकिन उन्होंने अब बहुत चीज उसमें डाल दिया है पेटीएम ने। तो सिर्फ पेटीएम को आप यूनिक पेमेंट इंटरफेस नहीं कह सकते अभी से इस तरीके से। हाँ, उसका एक काम वो भी है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, तो जैसे हमारा हो गया ये यूपीआई के अंतर्गत ये सारी चीजें आ गई। तो गूगल पे क्या किया है, ये होता क्या है इसमें, कि वो जैसे किसी बैंक के साथ, जैसे गूगल पे एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक के साथ लिंकअप होकर के, और उन्होंने यूपीआई वाली चीजों को क्या किया, स्टार्ट किया। तो गूगल ने ये जो स्टार्ट किया यूपीआई वाला, ये इन दोनों बैंक के साथ मिलकर किया, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गूगल पे। और उसके साथ उन्होंने यूनिक पेमेंट इंटरफेस स्टार्ट किया। तो इससे उनको फायदा क्या हो रहा है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये भी आता है माइंड में कि आखिर वो कर क्यों रहे हैं। ये बहुत सारे हैं, और वो आप देखते रहिएगा, बहुत सारे हैं जो भी इस तरीके से कर रहे हैं, वो सारे इसमें आ जाएंगे। आखिर वो कर क्यों रहे हैं? कर वो इसलिए रहे हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका जो मनी कहीं ना कहीं उनके पास क्या होता है, उनके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। तो उनके पास कई बार बल्क में बहुत सारे मनी
कलेक्ट हो जाते हैं, जिसका वो अपने, जैसे कि आप कुछ उसमें पैसा डाल दिया और बहुत दिन तक यूज नहीं किया, या बहुत सारी चीजें हैं या वो चीजें का, तो वो अपना जो भी अपना कहीं बिजनेस कर रहे हैं या जो भी चीज कर रहे हैं, तो उसमें उनका वो यूज करते रहते हैं, तो वो उनके लिए उस तरीके से फायदेमंद हो जाता है। हाँ, अब सभी बैंक का भी हो गया है, तो अभी यूपीआई जो है वो इम्पोर्टेंट है कि यूपीआई के है या नहीं है। यूपीआई है, उसके लिए जो भी बैंक जो भी चीजें बना रही है, दे रही है, तो वो सारी चीजें उसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, डेटा फॉर्मेट। डेटा फॉर्मेट किसे हम लोग कहते हैं? डेटा फॉर्मेट जो होता है, जैसे कि हम लोग बहुत सारी तरह का चीजों का यूज करते हैं। कमीशन, कमीशन के बारे में तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, वो पता करना पड़ेगा कि कमीशन मिलता है या नहीं मिलता है, वो सब देखना पड़ेगा। तो डेटा फॉर्मेट जो होता है, डेटा फॉर्मेट वो सारी चीजें क्या होती हैं, जैसे कि आपको क्या कहना है कि कोई भी फाइल जो होता है, जैसे कुछ फाइल किसी में खुलता है, कोई फाइल किसी में होता है, वीडियो वाली चीज आप पीपीटी में नहीं खोल सकते हो, पीपीटी वाली चीज आप वीडियो वाले किसी सॉफ्टवेयर में नहीं खोल सकते हो, तो ये किस चीज से अलग हो रही है? तो उनका ये बात कहा जाता है एक्सटेंशन, कि जिसका जो एक्सटेंशन है उसके बेसिस पे ही वो उन चीजों से, उस एक्सटेंशन के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर में ही वो क्या करते हैं, काम करते हैं और वो खुलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सटेंशन होती हैं, और उस एक्सटेंशन यानी कि इनका डिफरेंट, वो एक्सटेंशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उनके फॉर्मेट को बता रहा है, ये कौन सा फॉर्मेट का है, ये कौन सा फॉर्मेट का है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है, वो बेसिकली इसी को कहा जाता है एक्सटेंशन भी, कि इस फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन है, ये सारी चीजें क्या है, एक्सटेंशन है। लेकिन किसके एक्सटेंशन, कोई वीडियो फॉर्मेट में है, कोई इमेज फॉर्मेट में है, कोई ऑडियो फॉर्मेट में है, कोई डॉक्यूमेंट्स में है, कोई वेब फॉर्मेट्स में है। तो उन सभी का, जैसे आप जो भी फाइल खोलते हो पीपीटी वाले में, तो डॉट करके आता है आपका, जैसे पिक्चर आप कर रहे हो तो आपका आता है डॉट जेपीजी, जेपीईजी, जेपीईजी 2000। तो ये सारी चीजें क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के, जो इमेज में ही डिफरेंट डिफरेंट तरह का क्या है, फॉर्मेट है कि, और उस फॉर्मेट का इमेज उसी में खुलेगा जो उससे रिलेटेड क्या बनाया गया है, आपको उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यानी हर एक में वो नहीं खुलती हैं और डिपेंड करती हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तो जो नहीं करता है तो लिख देता है नॉट सपोर्टेड। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये हो गया, आपको उनमें क्यों ऐसा किया गया, ताकि डिफरेंट डिफरेंट फाइल को हम बेहतर तरीके से समझ पाएं और उनके बीच एक डिफरेंशिएट कर सके कि हाँ, इस फाइल को मुझे इसमें ही खोलना है और इस फाइल को मुझे इसमें ही खोलना है। तो ये फॉर्मेट इज प्री एस्टेब्लिश लेआउट फॉर डाटा, डाटा के लिए प्री एस्टेब्लिश लेआउट, किसको किसमें किस चीज के लिए बनाया है वो आपको पता चल जाता है उसके एक्सटेंशन के हेल्प से, उसके फॉर्मेट के बेसिस पे। A computer program accept data as input in certain format और प्रोसेस करता है, फिर उसका आउटपुट देता है। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या, जैसे वीडियो फॉर्मेट में ये नाम आप जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछ दिए जाते हैं कभी कभी कि कौन कौन सा फॉर्मेट इमेज का है, कौन कौन सा फॉर्मेट ऑडियो का है, कौन सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से फॉर्मेट यूज होते हैं। तो जैसे डॉक्यूमेंट का बात करें, पीडीएफ, डॉक, डॉक एक्स, एक्सएस, एक्सएलएसएक्स। तो जैसे एक्सएस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत ये आता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में पहले जब उनका अपग्रेड वर्जन किया गया तो एक्सेल एसएक्स आ गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। ये सारी चीजें क्या है कि जैसे AVI है, MOV है, MP4 है, WMV है, MKV है, बहुत सारे और अदर भी हैं। तो वो हो जाते हैं वीडियो फॉर्मेट। यहाँ पे जनरल दिया हुआ है, इमेज फॉर्मेट ये सारे आ गए, ऑडियो फॉर्मेट में ये सारे आ गए, और डॉक्यूमेंट वाले में ये आ गए, वेब फॉर्मेट में ये आ गए। वेब फॉर्मेट में जो भी पेज आप ओपन करते हो वेबसाइट के ऊपर, उनका भी, पेजेस का भी अपना अपना फॉर्मेट होता है। तो उसमें HTML है, XML है, या PHP है, या JSP है, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो, जान सकते हो। JPG क्या है? JPG इमेज का एक फॉर्मेट है, JPG।
इमेज का ही एक फॉर्मेट है। जीपीजी फाइल केवल ओपन होगा, या कहते हैं कि जीपीजी कुछ फाइल का मतलब एक फॉर्मेट है कि इस तरीके का फाइल इसमें ही ओपन होगा, इसमें ओपन नहीं होगा, या थोड़ा सा कोई फाइल बड़ा हो जाता है, कोई फाइल छोटा हो जाता है, उस तरीके से पिक्चर जिसमें वीडियो ग्राफिक्स अच्छा देखने की कोशिश की जाती है या फिर क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बनाया गया है। यानी कि जैसे किसी क्वालिटी को आपको बनाए रखना है, अब जैसे कि आप सेंड करते हो व्हाट्सएप से कहीं पे मैसेज, तो उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जब क्वालिटी उस स्तर की नहीं पहुंचती है। तो वो सारी चीजें हैं कि कोडिंग उसका एक्चुअली जीपीजी ये सब सारी चीजें फॉर्मेट है नहीं, उसकी कोडिंग कैसे की गई है, और उस कोडिंग के बेसिस से ही वो सारे फॉर्मेट क्लियर होते हैं कि जो कोडिंग जिस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा होगा उसी सॉफ्टवेयर में उस कोडिंग के फाइल खुलेंगे। तो जेपीजी एक इमेज का फॉर्मेट है। पीपीटी भी एक फॉर्मेट है, सारी कोडिंग के बेसिस पे है। अब पीपीटी को आप पीपीटी में क्यों ओपन कर पाते हो, क्योंकि वहां पर पीपीटी वाले में आपको उन सारी चीजों को ओपन करने का अकॉर्डिंग पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया हुआ है। उन सारे क्या कहते हैं जो आपका पीपीटी का जो आपका पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंतर्गत ही, और उसके जो फाइल बनेंगे उसमें पीपीटी आ जाता है, यानी कि पीपीटी का फाइल पीपीटी में ही ओपन होगा। इस तरीके से चीजें अलग की गई हैं। तो बेसिकली उनको डिजाइन करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए कि ये चीज अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, तो उनमें बेसिक डिफरेंसेस लाने के लिए ये सारे आपको डिपेंड करता है। तो यहाँ फुल फॉर्म की बात आप कर रहे हो, पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हाँ ठीक है, ओके, ये सारी चीजें ये हैं। तो यहाँ पे हर चीज का पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हर एक का मतलब आपको पूरा अलग ही दिया हो। वहां पे वो बेसिकली क्या है, वो कोडिंग है कि उसके हेल्प से वो चीजें ओपन होंगी। बाद में कि उसका जो फुल फॉर्म क्या है तो वो आप देख लीजिएगा, बहुत सारी जो चीजें हैं क्या क्या फुल फॉर्म है, हमें उसके बेसिकली कोड से मतलब है जो उसका फॉर्मेट है। तो नेक्स्ट है डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन किसे कहते हैं? ओटीजी तो अलग चीज हो गया, फिर ओटीजी की बात अलग हो गई। ओटीजी जो होती है वो किसी के थ्रू, वो एक मशीनरी के थ्रू, वो बात ही अलग होगी। यहाँ पे जो फाइल की बात हो रही है उसमें आती नहीं है, उससे छोड़ दीजिए, ओटीजी अलग चीज है। डेटा कंप्रेशन किसे कहते हैं? डेटा कंप्रेशन क्या हो गया, जो डेटा कंप्रेशन का मतलब हो गया कि जैसे कि कोई फाइल बहुत बड़ी है और आपको उसको छोटा करना है, जैसे कि आप 2 GB की मूवी है तो, और उससे आप छोटा करना चाहते हैं, तो मूवी वाला तो ऐसे वीडियो कंप्रेशन में आ जाएगा। डेटा कंप्रेशन में तो कोई फाइल बहुत बड़ी है और उस फाइल को आप छोटा करना चाहते हो, उसके जो डाटा टोटल है उसे कम करना चाहते हो, जैसे 5 MB की फाइल है तो उसे आप 2 MB में बदलना चाहते हो। तो उसके लिए जो चीजें यूज की जाती हैं, जिसके थ्रू, जो सॉफ्टवेयर या जिसके थ्रू उन फाइल्स को छोटा बना दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कंप्रेशन। जिससे फाइल छोटा कैसे हो जाते हैं, फाइल छोटा क्या हो जाता है कि उनके बीच जो गैप है उन सारे गैप को कम करके, या फिर उनकी क्वालिटी को थोड़ा कम करके, या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे कि आपका हाई क्वालिटी की पिक्चर है, ये डेटा है, तो उसमें साफ आप बहुत ज्यादा जूम भी कर देते हो तो आपको वो साफ दिखती है, और अगर वो वही चीज आपको लो क्वालिटी है तो बहुत जूम करने पे साफ नहीं दिखती। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, वहां पर आ जाती हैं डेटा कंप्रेशन। नेक्स्ट जो है ठीक है, ओटीजी के ऊपर बाद में आते हैं। अभी पहले जो पढ़ा रहे, जब हम लोग ड्राइवर ये इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे उस टाइम उस चीज के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे। अभी जो चीज चल रही है उसके ऊपर बातें कीजिए। वीडियो कंप्रेशन। वीडियो कंप्रेशन हम लोग किसे कहते हैं? वीडियो कंप्रेशन हम उससे कहते हैं जब हमारी चीजें क्या होती हैं, जब आपका वीडियो हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी आपको बनाना है, ऑडियो जब हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी बनाना है, जैसे कि MP3 होता है या CD में जो होता है, तो ये लो क्वालिटी होती है, इसमें क्वालिटी लॉस कर जाती है। वहीं पे हाई क्वालिटी वीडियो और लो क्वालिटी में अंतर क्या होता है, या वही उसी तरीके से हो गया है कि जैसे आपको मोबाइल पे देखना है तो बहुत हाई क्वालिटी की वीडियो नहीं आपको चाहिए,
जैसे पुराने मोबाइल में अब बात करो तो वहाँ MP3 ही केवल सपोर्ट करता था। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं कि जो आपको क्वालिटी कम कर दें और उससे आपको क्या हो जाएगा, उससे उसकी जो पूरी क्वालिटी कम करने से जो उसका साइज छोटा हो जाएगा, तो उसे ही हम लोग क्या कह दिए, कंप्रेशन। लूज पिक्सल, हाँ सारी चीजें जो भी चीजें हैं क्वालिटी पिक्सल में और भी बहुत सारी चीजें इसमें यूज होती हैं, लेकिन उसे फिलहाल हमें ये समझना है उसका इमेज कम हो सकता है, उसका साउंड क्वालिटी कम किया जा सकता है। रिपीटेटिव इमेज, जैसे पर सेकेंड आपको 10 इमेज आ रहा है तो वो कर दिया 8 इमेज। तो ये चीजें वैसे थोड़ी सी आपको और लॉजिकल हो गई, तो ज्यादा मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूँ। तो इससे भी वीडियो का ये कम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिलहाल हमें ये समझना है कि क्या होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे इंटरनेट के बारे में हम लोग अब बात करना शुरू करेंगे। इंटरनेट के बारे में क्या था, आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल, डोमेन और डोमेन एक्सटेंशन, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग स्टडी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं पे अभी थोड़ा सा रोकते हैं, थोड़ा सा मेरे पास वर्क है, तो आज हम लोग इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इंटरनेट वाली चीजों को लेकर के हम लोग कल आगे बढ़ेंगे और फिर इसे कंप्लीट करेंगे।